अस्सलाम वालेकुम। होप स्टूडेंट्स यू आर फाइन। जैसा कि आपने प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर्स में आपने एनर्जेटिक्स के बारे में सीखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया होगा एनर्जेटिक्स होते क्या है, ठीक है। हम कहते हैं एनर्जी और हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एनर्जेटिक्स, ठीक है ना। तो ये आप सीख चुके हैं। अब हम कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें एनर्जी इवॉल्व होती है। उनको हमने डेजिग्नेट किया था एक्सोथर्मिक, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये दो हमने टर्म्स बड़ी क्लियरली इसमें सीखी हैं। इसके अलावा आपने सीखा होगा कि एनर्जी चेंजेस होती कैसे हैं, किस फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है ना। हीट की फॉर्म में हो सकती हैं, लाइट की फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर वर्क डन की फॉर्म में भी ये एनर्जी चेंजेस होती हैं। यूजुअली हम एनर्जी चेंजेस जब इस चैप्टर में ले रहे होते हैं तो उससे मुराद हमारी हीट चेंजेस होती हैं, ठीक है ना। इस बेस पे हम इस यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। लेटर ऑन हम सीखते हैं इंथैल्पी क्या है। व्हाट इज एंथैल्पी? हम कहते हैं हीट चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी चेंजेस भी कह देते हैं उसको, हीट चेंज भी कह देते हैं। लेकिन जब इंथैल्पी भी बात होती है तो फिर हम कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि हम आमतौर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखते हैं, तब फिर हम इसको इंथैल्पी कहते हैं। एक छोटा सा फर्क है दोनों में, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी में, ये आपने सीखना है। हीट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर आप ले सकते हो एनीवेयर, लेकिन जब आप एंथैल्पी की बात करोगे तो फिर आप टेम्परेचर 25 और ये जो आपकी प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। इज इट? ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के हम देखें कि एंथैल्पी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, आप पहले इन डिटेल ये कर चुके हो। हाँ जी, हम पहले कहते हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन, the reaction in which heat is evolved, in which heat is released कर लें आप, बेशक evolved कर लें, released और evolved is called exothermic reaction, is called exothermic रिएक्शन। इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई एवरीडे लाइफ से एग्जांपल दे सकते हो, मतलब जानने के लिए या जस्ट फॉर इंटरेस्ट आप देखें कि कोई रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है। कंबस्टन का प्रोसेस, जिसे जलने का अमल हम उर्दू में कहते हैं, तो ये हमारे चूल्हे में हो रहा होता है, हमारे किचन के अंदर हर वक्त हम कहते हैं। वहां पे हम वैसे आमतौर पे CH4 लिख लेते हैं, जिसमें 893 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ मैं कार्बन को जला रहा हूँ, लेट्स से आप एक लकड़ी का पीस है, उसको आपने आग लगाई है तो आपको हीट मिल रही है, तो ये या फिर कार्बन जो है वो जलता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है इसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 393.5 किलो जूल एनर्जी जो है रिलीज होती है। मैंने इसको नेगेटिव साइन दिया क्योंकि अब यू नो कि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, और ये प्रोसेस भी हमने कहा है एक्सोथर्मिक है। कन्वेंशनली हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज को नेगेटिव साइन दे रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन है, आप उसका रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ तो आपको वाटर मिलता है। आप इसको बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, ठीक है।
तो एनर्जी रिलीज आपके बार हम कहते हैं 571.6 किलो जूल है। पर मोल मैं यहां नहीं ले रहा क्योंकि आपकी बुक में जो कन्वेंशन लिया गया है वो पर मोल है ही नहीं है, इसलिए किलो जूल ही हम यहां पे लेंगे। ये मैंने दो रिएक्शन लिखे जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है और उसको हम कौन सा साइन दे रहे हैं, आपके सामने है, हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं। Exothermic reactions are those reactions in which energy is being released या in which energy is evolved is called exothermic reaction। इसके बाद हम देखेंगे endothermic reaction। नेक्स्ट है हमारा एंडोथेरेमिक रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एंडो मीन एन मीन इन, एंडोथेरेमिक या थर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब उसमें आप नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ। वैसे ये नेचुरली भी जब बिजली चमकती है तो ये रिएक्शन बड़े पैमाने पे कि हमारी फिजा के अंदर नाइट्रोजन बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो नाइट्रोजन जो है जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें हम कहते हैं जी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 180.6 किलो जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। इस तरह आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हो आयोडीन के साथ, ठीक है, तो आपको HI मिलता है। तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए होती है। इसको मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूं बिकॉज एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब। तो जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो हम इसको पॉजिटिव साइन देते हैं। इस कन्वेंशन का आपने बहुत केयरफुली ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंथैल्पी क्या चीज है। इंथैल्पी जो है हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर एब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में भी आप दो एग्जाम्पल दे सकते हो। एक ऐसे रिएक्शन की एग्जाम्पल दो जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और दूसरा वो रिएक्शन की एग्जाम्पल दो जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। अगेन यू कैन राइट कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग टू योर CO2। ये आपका रिएक्शन है। एंथैल्पी हम इसकी देख रहे हैं क्या आ रही है, कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इसकी एंथैल्पी हम कहते हैं, ये जो लाइटनिंग वाला रिएक्शन है जिसने हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज किया है, इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि 180 किलो जूल या 180 पॉइंट समथिंग 0.5 या 6 किलो जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो ये एंथैल्पी चेंजेस जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस में हम स्टडी करते हैं। हमें फिर सीखना होगा इस चैप्टर में व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, what is thermochemical reaction, what is thermochemical equation and what is thermochemistry। ये बड़ी बेसिक सी हैं। अगर आप बात करो इलेक्ट्रो थर्मोकेमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन, the reaction in which heat is evolved or absorbed is called thermochemical reaction। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, थर्म यू मीन हीट, द रिएक्शन इन विच, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आप पहले ही जान चुके हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा क्विकली पास आउट कर रहा हूं। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब
is called a thermochemical reaction। आप इसकी एग्जांपल लिख लें। लेट्स से आपके किचन के अंदर गैस जलती है CH4, ठीक है, नेचुरल गैस जिसे आप कहते हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये CO2 और वाटर में चेंज होती है, ठीक है। तो इस दौरान 893 किलो जूल एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लें, इधर हाइड्रोजन क्योंकि 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आपके कार्बन इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है और इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 है। तो ये आपने थर्मोकेमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल दी है। इसके बाद हम कहते हैं व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इस सवाल का जवाब भी आप बड़ा शॉर्टली दे सकते हो, व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हमने जितनी भी अभी तक लिखी हैं बेसिकली वो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ही थी। व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हम कहते हैं एन इक्वेशन involving heat changes, an equation involving heat changes is called thermochemical equation। thermochemical equation। अब आ गया जी व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। What is thermochemistry? The branch of chemistry that involves, हम इसको यूं डिफाइन कर रहे हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स हीट चेंजेस during chemical reaction, during chemical reaction, during chemical reactions is called thermochemistry। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, कोई भी आप इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते थे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आपको इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, फिर वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वेरी सिंपल, CO2 माइनस 393.5 किलो जूल। तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन की एग्जांपल होगी। थर्मोकेमिस्ट्री आपने बता दिया, हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनको जो केमिस्ट्री की ब्रांच स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये आपके थे थोड़े से बेसिक्स के थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है। अब हम इसके बाद दूसरा टॉपिक टच करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एवरीडे लाइफ से हम एग्जांपल देखते हैं कि आप सुबह उठते हैं, आपका क्लॉक बजता है, लेकिन इतनी आपको करेज नहीं हो रही कि आप उठ सको, फिर आप एकदम से एनर्जी इकट्ठी करते हो और उठ जाते हो। आप सुबह उठते हो, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, जाके स्विच ऑन करते हैं, तो क्या है, आपने रिक्वायर्ड एनर्जी अप्लाई की इंजन को, तो इग्निशन स्टार्ट हुआ, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को चाहिए होती है कि वो प्रोडक्ट बन सके। रिएक्टेंट के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो प्रोडक्ट बनेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बन सकते होते। इसका मतलब है ये एक थ्रेशोल्ड है या एक लिमिट है एनर्जी की जो कि किसी मॉलिक्यूल को जरूर हासिल होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके।
इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी आप कहते हैं जी, आप मार्गला हिल्स पे जा रहे हैं, आपने हाइकिंग करनी है या टॉप पे जाना है आपने, तो आप बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बड़े स्लिम स्मार्ट हैं, कुछ लोग थोड़े हेल्दी वन हैं। तो आमतौर पे ये होगा कि जो स्लिम स्मार्ट हैं होपफुली उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो बैरियर क्रॉस करें, वो पहाड़ की हिल टॉप पे चले जाएं या क्रॉस कर जाएं। लेकिन जो लोग मोटे होंगे या हेल्दी वन होंगे, मे बी वो हाफ वे डाउन, मतलब वो पीक के ऊपर तक ना जा सकें। तो इट मीन्स कि उनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस करते या वो टॉप हिल पे जा सकते। एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं क्या होती है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सिंपली हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी which the reactants must have to participate in a reaction, must have to participate in a reaction। हम कहते हैं कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, इसमें थोड़ा टेक्निकली आप ये मेंशन करेंगे, अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जी, कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या प्रोसेस होता है? रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल शुड मूव फास्टली, ठीक है जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी। अब उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए कि अब जब रिएक्टेंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो यू नो के इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों के अंदर मौजूद हैं, वो रिपेल करने की कोशिश करते हैं। अब इस जो रिपल्शन जो हुई है उसको, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए आपको फिर कुछ थोड़ी और एनर्जी चाहिए होगी, प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा ना, दैट इज कॉल्ड दैट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। अब कोई भी रिएक्टेंट जो है या रिएक्टेंट्स जो है वो कब हिस्सा लेते हैं किसी रिएक्शन के अंदर? दो तरह के रिएक्टेंट कोलिजन्स हो जाते हैं उनके अंदर। रिएक्टेंट क्या करते हैं? कोलिजन्स करते हैं। कुछ कोलिजन्स होते हैं इफेक्टिव, यू नो कि इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ कोलिजन जरूर हुए हैं बट वो इनइफेक्टिव हैं, यानी मॉलिक्यूल टकराए तो जरूर लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में वो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे। मैं इसके एग्जांपल यूं दे रहा हूं, ये मैं अपने हाथ दोनों को आपस में मिलाना चाहता हूं, मैं इस तरह लगाता हूं, ये कोलिजन्स है, ये कोलिजन्स है, ये कोलिजन है, ये मुख्तलिफ कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन इनमें से इफेक्टिव कोलिजन्स कोई नहीं है। हाँ, मैं इस तरह से हाथ मिलाता हूं जब, तो ये इफेक्टिव कोलिजन, मेरे हाथ आपस में मिले हैं। अब इस तरह से कह सकते हैं ये दो मॉलिक्यूल जो है इन्होंने हिस्सा लिया है, कोई और मॉलिक्यूल है वो ऐसे टकराए हैं, ये इनका डायरेक्शन या ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कोलिजन्स दो तरह के हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन्स हैं और दूसरे इनइफेक्टिव कोलिजन्स हैं। जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जबकि इनइफेक्टिव कोलिजन्स में नो प्रोडक्ट, हम कहते हैं प्रोडक्ट नहीं बना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो एक ग्राफ की मदद से हम यूं कर लेते हैं इसको शो। ये एक बैरियर है जी, हम यहां से हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं, यहां तक हम थक के आ गए, हम यहां तक गए थक के वापस आ गए, हम यहां तक गए थक के वापस आ गए। हम में से कुछ लोग जो हाइकिंग करते हुए यहां चले गए, दे आर द विनर्स, they have crossed this threshold limit, they have crossed this barrier।
तो सेम इज विद द मॉलिक्यूल्स, यहां से लेके यहां तक मैंने इसको एक एब्रिविएशन दिया है EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहां तक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इतनी एनर्जी हो कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को, दैट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अदरवाइज इफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू रीच एट दिस पॉइंट, दे विल नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, वो बल्कि रिएक्टेंट ही रह जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो बैरियर है जिसको क्रॉस करना किसी भी रिएक्टेंट के लिए टू बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हम जायजा लेते हैं कैटालिसिस का, या कैटालिस्ट क्या चीज है। व्हाट आर कैटालिस्ट? बेसिकली कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम इनको एक्टिवेटर्स भी कह देते हैं। यही अगर इंसान की बॉडी के अंदर हो, ये वाले कैटालिस्ट जब इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं तो तब हम इनको एंजाइम का नाम दे देते हैं। कैटालिस्ट होते क्या है? दो सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द रिएक्शन, दैट स्पीड अप द रिएक्शन। अब ये कैसे करेंगे रिएक्शन को स्पीड अप? सवाल ये है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? ओके, those substances that speed up the reaction are called catalysts, are called catalysts। तो जी, कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं। मतलब आप किसी पार्टी में जाते हैं, इसकी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है, आपका एक दोस्त है, आप बहुत सारे लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो, पहले वो आपस में नहीं जानते, आपका एक दोस्त है, आपके साथ एक पार्टी में आप जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों से उस दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा देते हो। अब वो आपस में बहुत ज्यादा गप्पे मारने शुरू हो गए, आप एक साइड पे बैठे हुए, आपने क्या किया है? जस्ट स्विच ऑन किया है। यानी कि कैटलिस्ट का क्या काम है कि रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है वो। अब इसमें मुख्तलिफ मैथड्स हैं, आपने तो इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है ये देखिएगा जरा। ये मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, यहाँ पर मुझे 2 घंटे लगे हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए, बिकॉज ये वाला जो बैरियर है ये बहुत ऊंचा है एक्टिवेशन एनर्जी का, रिएक्शन बहुत स्लो हुआ है, 2 घंटे मैंने वेट किया कि ये रिएक्शन हो जाए, लेकिन इसके बरक्स यही रिएक्शन मैंने कैटालिस्ट के साथ कर दिया। अब इसका ये बैरियर आ रहा है, यही रिएक्शन जो 2-4 घंटे लगा रहा, अब ये बहुत तेजी से ये रिएक्शन हो चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आपने कैटलिस्ट डाला है तो उसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, इसका पाथवे आसान कर दिया है, ये रिएक्शन की अटेनमेंट जो है अर्ली हो जाती है। इसी तरह आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यही बिल्कुल 2 ग्राफ इस तरह से बने हो सकते हैं, तीसरा कोई डिस्ट्रैक्टर ग्राफ भी हो सकता है। तो इसमें से वो कह सकता है जी विच रिएक्शन विल अकर फास्ट। हाँ जी, कौन सा रिएक्शन तेज होगा? एक ये रिएक्शन है, एक ये वाला रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन जल्दी से टेक प्लेस होगा? आप सोचेंगे कि इस रिएक्शन का एनर्जी बैरियर बहुत हाई है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, ये यकीनन बहुत ज्यादा टाइम लेगा, जबकि इसके बरक्स इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत स्मॉल है। ये हो सकता है ये रिएक्शन 500 सेंटीग्रेड पे हो रहा हो और हमें 500 सेंटीग्रेड हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और ये रिएक्शन हो सकता है 50 सेंटीग्रेड पे हो रहा हो, तो 50 सेंटीग्रेड अटेन करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। यू शुड मस्ट नो कैटलिस्ट जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, लाइक इंजाइम्स। इंजाइम तो हमारी बॉडी के कैटलिस्ट है ना, ये आउटसाइड या लैब के अंदर जो होते हैं उनको हम कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को सो मच सो दैट 10 की 20 और 30 टाइम फास्ट कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को जल्दी कर देते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जो हीट चेंजेस या थर्मोडायनामिक ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगी, एनर्जेटिक्स रिएक्शन के
चेंज नहीं होंगे। आप जौन सा कैटालिस्ट मर्जी यूज कर लें, आप अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो हासिल कर लेंगे जल्दी, लेकिन कैटालिस्ट जो है वो यूं कह लें कि इसकी हीट चेंजेस पे कोई असर नहीं डालेगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेस्पिरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मस्ट नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। दूसरे लफ्जों में ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपने जिंदगी गुजारने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। क्या होता है? हीट रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। आप लिख सकते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। रेस्पिरेशन टेक्निकली स्पीकिंग तो ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके अपनी बॉडी प्रोसेसेस के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। अगर देखें हम तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन इज अ मस्ट, ऑक्सीजन जरूर आप इस्तेमाल करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज अ मस्ट, ठीक है। मसलन ग्लूकोज है आपके पास या आपकी बॉडी में या किसी लिविंग थिंग में, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करता है, और प्लस हमें जो है वो हीट या एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को प्लस एनर्जी। ये कौन सा है रेस्पिरेशन? एरोबिक। दूसरे वाला जो रेस्पिरेशन है दैट इज एन एरोबिक, दैट इज एन एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। एन मीन नो, विदाउट। Anaerobic respiration is the respiration that takes place without oxygen। इसमें हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज जो है that is converted into lactic acid। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं ये बहुत, और प्लस एनर्जी आपको मिलेगी। लैक्टिक एसिड ऑल मैमल्स जो मदर्स हैं उनके मिल्क में होता है। इसका फॉर्मूला शायद आप जानते होंगे, C3H6O3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो यूं होगा CHOHCOOH। ये मैंने जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दिया। अगर मैं आपसे यहां क्वेश्चन ये करता हूं, व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, या आप डिराइव करें इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, तो तभी आप इंपिरिकल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आपका फार्मूला है C3H6O3। यू मस्ट नो कि इसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है। क्या कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से? आप अगर 3 कॉमन लो तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? CH2O। तो इसके अलावा आपको और भी पता होना चाहिए, एक और मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका भी इंपिरिकल फार्मूला यही है। एक और कंपाउंड है मशहूर ग्लूकोज C6H12O6। इसका भी इंपिरिकल फार्मूला ये है। इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और ग्लूकोज, इन तमाम का इंपिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। तो ये हमने जायजा लिया रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड की, एक एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इज अ मस्ट, तो ग्लूकोज जो है वो CO2 और वाटर में चेंज होता है और हमें हीट मिलती है। जबकि कुछ ऐसे रेस्पिरेशन हैं जिनमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, उनमें जो आपका ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड हीट या एनर्जी मिलती है। ये था आपका एक ओवरऑल आपके इस चैप्टर का ओवरव्यू था, जिसमें आपने आज सीखा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी एग्जांपल क्या है, फिर हमने सीखा एंथैल्पी क्या है, हीट चेंज,
ठीक है ना। या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। एक्सोथर्मिक में वो नेगेटिव है ऑब्वियसली, और एंडोथर्मिक में वो पॉजिटिव हीट चेंज होती है। इसके अलावा हमने ये सीखा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और फिर हमने एंड पे सीखा रेस्पिरेशन क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद एक और टॉपिक था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या रोल है, कैटालिस्ट किस तरह काम करता है। कैटालिस्ट क्या था, कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट काम कर रहे होते हैं। कैटालिस्ट की भी आगे कैटेगरीज हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो सकते हैं। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स और आमतौर पे कैटालिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है उसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट जो है डिफरेंट फेज में, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई सॉलिड है। तो ये दो तरह से आप कैटालिसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लास्टली जो इस चैप्टर में आज सीखा वो रेस्पिरेशन थी। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स थी, और दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।